हेलो स्टूडेंट, पिछला वीडियो आप लोगों ने जो देखा होगा या जो लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जो भी पहली बार देख रहे होंगे हमारे पिछले वीडियो भी देखते जाएंगे, क्योंकि क्रम वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास और उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों के बारे में मैं बता रहा हूँ, और हमने मोहम्मद शाह रंगीला तक बता दिया था। अब उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे अहमद शाह से। अभी हम बताए थे कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसी ने जो शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस था, जिसे मयूर सिंहासन भी हम कहते हैं, उसी में कोहिनूर हीरा जड़ित था, उसको भी उठा के लेकर चला गया था। नादिर शाह को हमने ये भी बताया था कि ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर भारत का नेपोलियन पूछे तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। दक्षिण भारत का नेपोलियन पूछे तो राजेंद्र चोल था, जो चोल वंश का शासक था। राजेंद्र प्रथम भी आप कह सकते हैं, राजेंद्र चोल भी कह सकते हैं। इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह को। अब आपको हम बता दें कि इस कोहिनूर हीरे का इतिहास थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। ये कोहिनूर हीरा नाम देने का श्रेय जाता है नादिर शाह को ही। यह हीरे का इतिहास बहुत पहले से है। दरअसल जब अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका सेनापति मलिक काफूर, जो किन्नर था लेकिन उसका दाहिना हाथ हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, जब इसी ने तेलंगाना पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के काकतीय शासक थे रुद्र प्रताप देव। तो रुद्र प्रताप देव ने आत्मसमर्पण भी किया, और यह हीरा जो गोलकुंडा के खान से एक श्रमिक ने, मजदूर ने दिया था रुद्र प्रताप देव को, रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इस हीरे की एक खासियत बता दें आप लोगों को कि किसी जब पुरुष के पास जाता था तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती थी, और जब किसी महिला के पास जाता था हीरा तो उसकी आबादी प्रारंभ हो जाती थी। इसीलिए जिन जिन शासकों के पास गया, किन्हीं किन्हीं कारण से वो लोग मृत्यु के आगोश में खोते चले गए। बीच में हीरा लुप्त भी हो जाता है। माना जाता है कि जब सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा पे कब्जा किया, तब उसको हीरा प्राप्त हुआ था। और उसके बाद से जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, बाबर ने जब आक्रमण किया और उसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया, तो उसी समय विक्रमाजीत ने आगरे पर आक्रमण करके इस हीरे को प्राप्त कर लिया था। लेकिन चूंकि युद्ध बाबर के पक्ष में था, इसलिए हुमायूं ने यह हीरा विक्रमाजीत से प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि उसी समय बाबर ने कहा था कि अगर हीरे को बेच दिया जाए तो पूरे 2.5 दिन के लोग, पूरे संसार के लोग 2.5 दिन का भोजन कर सकते हैं। इसके बाद ये हीरा आगे शाहजहां के तख्ते ताउस में दिखाई देता है। कहते पुनः दक्षिण भारत चला गया था, फिर शाहजहां को मिला, और शाहजहां के तख्ते ताउस को नादिर शाह उठा ले गया। आपको बता दें नादिर शाह को बाद में वध कर दिया गया था। तो नादिर शाह के बाद यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास गया। फिर अफगान शासक शाह शुजा के पास पहुंचा यह हीरा। वो भी जब हीरा गया तो भी बहुत परेशान रहता था। इसके बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को हीरा दिया, और रणजीत सिंह
का ही बेटा दिलीप सिंह के समय, जब 1700 माना जाता है कि 49 में गुजरात का युद्ध हुआ था, उसी समय दिलीप सिंह के महल से, जो कि भी छोटा था, बालक था, अंग्रेजों ने हीरा प्राप्त कर लिया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था और इसके बाद ये हीरा लंदन चला गया और उसका कुछ हिस्सा वहाँ के जो एलिजाबेथ सम्राट हैं उनके मुकुट में है और शेष हीरा जेम्स पैलेस में रखा गया है, एक म्यूजियम है, उसी में रखा गया है। 1967 में इसको खोला गया था, उसके बाद से इसको खोला नहीं गया। 24 घंटा इसकी सुरक्षा में कमांडो लगे रहते हैं। आज के डेट में अगर बता दें कि इसको बेच दिया जाए या इसकी कीमत कितनी है तो $150,000 है, करोड़ डॉलर। अब सोचिए कितना ही कीमती हीरा है। फिलहाल अभी हीरा भारत ने मांग किया था लेकिन ब्रिटेन ने देने से इनकार कर दिया था और ये निकट भविष्य में अब मिलने वाला नहीं है। तो इस हीरे की थोड़ा सा बताना हमें ज़रूरी था। उसके बाद अब बता दें कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। वैसे तो मैंने सारे शासकों को क्रम से नाम आप लोगों को लेक्चर के द्वारा सुना चुका हूँ, लेकिन अब इन शासकों में क्या क्या बातें थीं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। अहमद शाह के बारे में बस इतना बता दें कि अहमद शाह के बारे में तो कोई उपाधि बची ही नहीं थी, सारी उपाधियां तो खत्म हो गई थीं। ये तो सभी उपाधियां लेकर के शासन कर रहा था। 6-6 महीने तक अहमद शाह महल से निकलता नहीं था, स्त्रियों के बीच पड़ा रहता था। और इसकी मां जो नाचने गाने वाली थी, उधम बाई, जो राजमाता उधम बाई के नाम से जानी जाती थी, जिसकी उपाधि थी बिला-ए आलम की, ली हुई थी, ये शासन कर रही थी। और एक और था हिजड़ों का सरदार जावेद खां, या जावेद खां भी मिलता है, जिसको नवाब बहादुर की उपाधि मिली थी। ध्यान रखिएगा, सब लिख दिए ताकि आपका समय बचता रहे, लेक्चर मेरा चलता रहे। तो हिजड़ों का सरदार शासन चला रहा हो, एक नाचने गाने वाली महिला के हाथ में शासन हो तो शासन कैसे चल सकता है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और उधर नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में नादिर शाह ने खुद उसकी प्रशंसा किया है कि पूरे मध्य एशिया में ऐसा चरित्रवान व्यक्ति मैंने नहीं देखा। योग्यता तो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली कुल भारत पे 7 बार आक्रमण किया था और उसका हर आक्रमण बड़ा ताकतवर होता था, मजबूती से करता था और दिल्ली में आकर के अपने आदमी को बैठा करके चला जाता था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे जो है, आपको हम लिख दें, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दुर्रे दुर्रानी भी कहा जाता है। दुर्रे दुर्रानी, युग का मोती, युग का मोती, याद रखिएगा, ये आता है, कई बार पूछा है, युग का मोती कहा जाता है। आपको बता दें कि अहमद शाह, आप इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थितियां थीं। कहते हैं कि इसकी हत्या करके इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। आलमगीर द्वितीय के समय के बारे में बड़ी अच्छी बात सौदा ने कहा है। क्या स्थितियां हो गई थीं। हमने बताया था कि जब सोने चांदी को ही जंग लग जाएगा तो बेचारा लोहा करेगा। लोहा क्या करेगा, काम तो जंग लगना किसका है, लोहे का है। तो इस शासक वर्ग में कितनी कमियां आ गई थी कि जो अन्य लोग थे
उनकी स्थिति कैसी हो गई थी। पूरी तरह से भोग विलास में जिंदगी व्यतीत करने लगा। सरदारों में ये होड़ मच गई थी कि किसके हरम में कितनी स्त्रियां हैं, वो महत्वपूर्ण हो गया। ये हरम में स्त्रियां ज़्यादा रहेंगी तो वही ज़्यादा जो है ताकतवर माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बता दें आप लोगों को कि आलमगीर द्वितीय के समय ही एक फैक्ट है, मुगलानी बेगम पंजाब की सूबेदार बनी थी। पहली महिला हैं जब इसके समय कोई पंजाब की सूबेदार बनी थी, वो महिला थी, उनका नाम था मुगलानी बेगम। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब आलमगीर द्वितीय की भी हत्या हो गई और शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। सौदा ने बड़ा अच्छा लिखा है, ध्यान रखिएगा। सौदा ये एक कवि था, लेखक था। लिखता है कि अगर आप घोड़ा मोल लेकर के, देखिए क्या बात कहता है, अगर आप घोड़ा मोल ले करके और इन मुगल शासकों के नौकरी कर लेते हैं तो इसका वेतन आप स्वर्ग में ही देखेंगे, मिलने वाला नहीं है। शाह आलम द्वितीय के समय ही जादूनाथ सरकार कहते हैं, ध्यान रखिएगा सर, जादूनाथ सरकार कहते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि महिलाएं महल छोड़ करके नगर तक पहुंच गई थी। मतलब 3 दिन तक शाही जो खाना बनता था चूल्हे में आग नहीं लगी थी। सोचिए कि कितनी स्थिति खराब हो गई थी कि खाने के लिए जो हरम की महिलाएं थीं वो तरस गई थीं। उनको ज़बरदस्ती सेना के बदौलत उनको महल के अंदर फिर लाया गया। तो इतनी स्थिति खराब हो गई थी हर तरह से। सेना की तो ये स्थिति थी कि वो चारपाई पर सोए सोए गिर जाते थे, युद्ध में जाने से बचते थे, डरते थे। तो ये स्थिति हो गई थी जब सेना, आप जानते हैं कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल कालीन हो, किसी भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए उस काल में सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि उनको समय से वेतन नहीं मिलता रहा होगा, या ऐसा उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता होगा, या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा। ये सारे कारण रहे होंगे, तभी इतनी सेना सुस्त पड़ गई थी। और जब सेना सुस्त पड़ गई तो निश्चित है कि इनका साम्राज्य था वो काफ़ी तेज़ी से सिकुड़ने लगा था। शाह आलम द्वितीय के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, ये तो काफ़ी दिन तक अंग्रेजों के संरक्षण में 1765 से लेकर 72 तक यह इलाहाबाद में रहकर शासन किया था। कुछ दिनों तक इसने बिहार से रहकर शासन किया। वो तो बाद में मराठों ने इसको दिल्ली के तख्त पर 1772 में बैठाया था। आगे चल करके रुहेला सरदार जो नजबुद्दौला था, उसका बेटा गुलाम कादिर ने महल में घुस करके इसकी सुआ इसके आंखों में घोंस दिया था, अंधा कर दिया था। बाद में इसकी हत्या भी होगी। इसी के समय शाह आलम द्वितीय के समय ही, ध्यान में रखिएगा, इसी के समय 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। ध्यान में रखिएगा, ये हमने लिख दिया है बोर्ड पर कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पहला पेंशनर बना। इसकी जब हत्या हो गई तो अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1806 से 1837। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला, ध्यान में रखिएगा, ये पहला मुगल बादशाह है। इसी के समय 1835 में, ध्यान में रखिएगा, 1835 में मुगल सिक्के बंद हो गए और
अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया 1835 में। अंग्रेजों का सिक्का प्रारंभ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजों का सिक्का प्रारंभ, सिक्का प्रारंभ, ये बहुत बड़ी बात थी। बल्कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके दूत की हैसियत से लंदन भी भेजा था। तो ये अंदाजा लगा लिए। इसके बारे में अगर कहा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग जब ये गद्दी पर बैठा तो इससे मिलने भी नहीं गया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा कि जब तक मुगल सम्राट हमसे बराबरी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगा। यही कारण था कि वो नहीं गया। और जब लॉर्ड हेस्टिंग के बाद अगला जो गवर्नर बना वो जाके बराबरी से मिला था। तो ये अब इसी से अंदाजा लगे कि पूरी तरह से भी, मतलब इसके समय आप कह सकते हैं कि 100% जो मुगल बादशाह थे वो किले के अंदर सिमट गए। अब वो किले के बाहर उनका कोई आदेश नहीं चलता था। ये सबसे बड़ी बात याद करने वाली चीज है। इसके बाद आपको बता दें कि बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। जफर, आपको बता दें ये शेरो शायरी के बड़ी शौकीन थे और जफर नाम से ये शेरो शायरी लिखा करते इसलिए इनके नाम आगे पड़ गया जफर। ये ऐसा नहीं था, योग्य आदमी ये था, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी और अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए थे कि अब इसका बस नहीं चलता था। और इसी के समय 1857 की जब क्रांति हुई इसके नेतृत्व में, तो आप जानते हैं कि क्रांति जब विफल हो गई तो हुमायूं के मकबरे के नीचे जाके छिप गए थे। वहीं से हडसन इनको पकड़ा, जिसकी हम चर्चा जब 1857 क्रांति करेंगे तो उसके में बताएंगे ही बताएंगे। और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पे 1862 में इनका देहांत हो गया। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जफर के नाम से जाना जाता था। ये आपके इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो इस तरह से ये एक एक करके हम उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में बताए। हमने ये भी बताया कि कहाँ से कहाँ तक शासन कर रहे थे, क्या क्या उसमें बातें हुई थी। और इस पर एक मैं पूरा अब तक जो बताए हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट, उस पर एक मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, जितना हो सकेगा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद से जब हमारा शुरू होगा तो अगला जो पार्ट से शुरू होगा वह बंगाल के होगा, सूबेदार से। उसमें बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो अभी तक हमने नहीं बताया, उसको भी बताएंगे। और जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हैं जैसे हैदराबाद है, अवध है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बता दें कि सफदर जंग के बारे में बता दें कि सफदर जंग जो सादत खां के बाद अवध का नवाब बना था, वजीर के पद पर भी काम किया था। अर्थात नवाब और वजीर की परंपरा की शुरुआत हुई तो सफदर जंग से हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, सफदर जंग, सफदर जंग। यह वजीर का भी पद संभाला और नवाब का भी पद संभाला था। तो ऐसी कोई भी बात अगर छूटती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, स्वतंत्र राज्यों के बारे में एक लेक्चर दे देंगे, 1 या 2 लेक्चर जो भी होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे सवाई जय सिंह हैं, उनके बारे में भी हम अलग से चर्चा कर देंगे ताकि वो भी पोर्शन छूटने न पाए। कभी कभी छूट जाता है और उससे क्वेश्चन बन जाते हैं जिससे हमारी गलती हो जाती है। तो मैं मंथन करता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ कि कोई ऐसा पार्ट न छूटे जिससे आपको लगे कि नहीं ये सर छोड़ दिए थे और वहीं से क्वेश्चन बन जाए, फिर घातक सिद्ध हो जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत माने रखता है। एक चीज़ और हम अपने सुनने वाले लोगों से बता दें, जो तैयारी करने वाले लोगों से बता दें कि जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है इसका भरपूर उपयोग करिए। वैकेंसियाँ आएंगी, उसका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा और फिर आप घबराने लगेंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। इसलिए इस समय का बहुत सही सदुपयोग करिए। कंपटीशन है, लाखों लोग बैठते हैं, सैकड़ों में हजारों में वैकेंसी रहती है। निश्चित है कि बहुत टफ फाइट होती है। अगर आप आराम करने लगेंगे तो आप वही चाल चलिए, हम ये नहीं करें दौड़िए तेज से, लेकिन कछुआ वाला चाल चलते रहिए, अनवरत धीरे धीरे चलते रहिए ताकि गतिमान आप बने रहें। क्योंकि आप जब बैठ जाएंगे तो समझिए आप में जंग लग जाएगा,
फिर आपको नए सिरे शुरू करना पड़ेगा, जिससे बहुत दिक्कत होगी। हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक भी करते रहिए, क्योंकि आप देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, व्यू ज़्यादा आ जाता है लोग जो है, लेकिन आप देखिए जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करते रहें, इसलिए कि उनके पास वीडियो मेरा पहुंचता रहेगा और एक जो हमारा क्रम है वो अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद।